अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एज के। इस सेक्शन में आपकी मुलाकात डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के पेरेंट्स से करवाते हैं सो दैट उनकी जर्नी और उनके एक्सपीरियंसेस शेयर किए जा सकें और हम उनसे कुछ सीख सकें। आज के सेशन में लाहौर से हमारी गेस्ट हैं मिस तैयबा वकास। आइए इनसे मिलते हैं और इनके एक्सपीरियंसेस और इनकी जर्नी से सीखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस तैयबा वकास कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम एट आवर चैनल। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फॉर न्यू कमर पेरेंट्स जो फर्स्ट टाइम आते हैं कहीं से शिफ्ट होकर आते हैं और उनके लिए एक बहुत गाइडलाइन प्लान आपकी तरफ से मिलता है। तो अल्लाह मियाँ आपको बेहतरीन इसका अजर दे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी। तो मिस तैयबा ये बताइए कि पहले तो हमें थोड़ा सा तारुफ कराइए उज़ैफ, और हमें ये बताइए, यहाँ से शुरू करते हैं कि आपको कब, किस एज में, कैसे पता चला उसके चैलेंज के बारे में और उसका चैलेंज है क्या। फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। जी, मेरे बेटे का नाम हुजैफा वकास है, वो 13 इयर्स का है माशाल्लाह। और फर्स्ट टाइम जब डायग्नोज हुआ था तो वो 2.2 का था। और उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे आए जिसकी वजह से फिर उसकी असेसमेंट करवाई। तो फिर पता चला कि वो कुछ स्पेशल नीड्स के साथ है, और जो है फिर उसके बाद उसकी थेरेपी से स्टार्ट करवा दी गई। और लेकिन ये है कि थेरेपीज के बाद जो है वो एक्चुअल डायग्नोज जो है उसका 5 ईयर में पता चला था कि वो एडीएचडी। राइट। तो प्रॉपरली डायग्नोज हुआ था, और अगर हुआ था तो आपने बताया किस एज में हुआ था? 2.5 में एक्चुअली डायग्नोज हुआ था? जी जी। राइट। तो उस डायग्नोसिस जब हुआ, उस वक्त आप करेंगे अवेयरनेस भी कम थी, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था फर्स्ट, और जहां से डायग्नोसिस हुआ आप पूरी तरह सेटिस्फाई थी उस डायग्नोसिस से, या आपका क्या, कैसे शेयर करेंगे उस फीलिंग्स? नहीं हाँ, असल में ये सारों की सारी मदर्स की जो स्टोरी है वो सेम एक ही तरह की होती है। फर्स्ट टाइम जब डायग्नोस होता है ना तो मदर तो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करती। उसको लगता है कि नहीं, ये डॉक्टर सही नहीं होगा, शायद कहीं और से डायग्नोस करवाते हैं, कोई हमारे बच्चे को ठीक कह दे, बिल्कुल ना। तो वो जो एक रिजेक्शन होता है, ये स्टेजेस होते हैं सारे पेरेंट्स के, वो सेम होते हैं। तो वो मेरे साथ भी ये हुआ कि मैंने पहले करवाया, फिर मैंने कहा नहीं ये ठीक नहीं कह रहे, कहीं और से मैं करवाती हूँ, वहां से करवाया, वहां से भी डायग्नोज आया। तो रिजेक्शन बहुत ही, एक्सेप्टेंस हो नहीं रही थी, मुझे खुद ही नहीं, मैं एक्सेप्ट कर पा रही थी इस चीज को। फिर उसके बाद जब एक्सेप्ट किया और थेरेपिस्ट वगैरह स्टार्ट हुई, तो उसमें ये था कि मिस डायग्नोज जितने लोगों के पास आप जाएंगे उतने लोगों ने डिफरेंट आपको बताना है। किसी ने कहा एएसडी है, किसी ने कहा जीडीडी है, किसी ने कहा एडीएसडी है। तो वो आप और ज्यादा, मतलब ये है कि कंफ्यूज हो जाते हो, आपको समझ नहीं आ रही होती कि कौन सा डॉक्टर सही बात कर रहा है। और वर्किंग तब से ही स्टार्ट हुई जब मैंने एक्सेप्ट किया इस चीज को कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है और मुझे इस पे काम राइट। तो फाइनली जो डायग्नोज हुआ कि ये एडीएचडी है, तो वो करना। जी, कब एग्जैक्टली? वो एग्जैक्टली 5 ईयर में हुआ। कैनेडियन एक डॉक्टर आए थे, डॉक्टर खटक सुहेल। तो उनको जब मैंने करवाया तो उन्होंने कहा कि क्योंकि तब थेरेपीज उसकी हो चुकी हुई थी, 2.5 से तो स्टार्ट हो चुकी हुई थी, बट 5 ईयर तक वो काफी रिफाइन हो चुका हुआ था वो बच्चा, तो उन्होंने कहा ये एडीएचडी है। राइट। अच्छा, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। जी मैं। ने सोसाइटी के साथ कैसे डील किया? क्योंकि आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस काफ़ी कम है। तो वो हमारे साथ शेयर करें कि खुद तो एक्सेप्ट कर लिया, तो सोसाइटी ने कैसे एक्सेप्ट किया उसको? श्योर, असल में ऐसा हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया पेरेंट्स के स्टेजेस होते हैं, तो उसमें पहले रिजेक्शन का था, फिर एक्सेप्टेंस का था, डिनाइल की तरफ भी गए, डिप्रेशन की तरफ भी गए। लेकिन फिर ये देखा कि जब मैंने एक्सेप्ट किया तो फिर मैंने वर्किंग स्टार्ट की और थेरेपिस्ट ढूंढना स्टार्ट की। थेरेपिस्ट जब हुई तो फिर बच्चे में इम्प्रूवमेंट ज्यादा आई। और वो वाला जो स्टेज होता है ना, वो बड़ा इंसान पैशनेट होता है उस चीज में, बड़ा फोकस्ड होता है। फिर आपको नहीं पता होता कौन आपको फेस कर रहा है, कौन आपको क्या आपके बारे में सोच रहा है। सोसाइटी की तरफ से काफी, मतलब मुझे चीजें फेस करनी पड़ी। आउटडोर में भी मैं जब उसको लेके जाती थी तो डिफरेंट वे में देखते थे, क्योंकि उस टाइम ये था कि रनिंग बिहेवियर था, नो नेम टू रिस्पॉन्स, नो आई कांटेक्ट, रेस्टलेस बिहेवियर।
और सब देखते थे कि ये क्या है, ये बच्चा हर वक्त भागता रहता है, इसको क्या, और माँ जो है वो हर वक्त एक्टिविटी करवाती रहती है। माँ तो अब नॉर्मल नहीं है गई कि क्या हर वक्त खेलती कूदती रहती है उसके साथ, क्योंकि एडीएचडी जो बच्चे होते हैं वो काफी इम्पल्सिव और हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, और उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना जरूरी होता है, मेंटली और फिजिकली उनको थकाना जरूरी होता है। तो डिफरेंट एंगल में मैंने डिफरेंट लोगों की डिफरेंट जो है ना वो देखे, उनका देखने का अंदाज, उनका गुफ्तगू का कि यार ये क्या है, किस तरह से ये अपने बच्चे को हैंडल करी है, या कुछ लोगों ने ये कहना कि ये इतनी बड़ी सारी होके खेल रही है, वो भी इस टाइम खेल रही है, और ये और इस तरह, मतलब काफी चीजें फेस की। और आउटडोर में मुझे ज्यादा चीजें जो है वो फेस करनी पड़ी, क्योंकि उस टाइम तो अवेयरनेस ही नहीं थी इतनी ज्यादा सोसाइटी में। तो ये चीजें। तो ये बताइए कि बाहर की सोसाइटी का, तो आउटडोर की आपने थोड़ी बात की, तो जो फैमिली है, फैमिली की सपोर्ट टुवर्ड्स पेरेंट्स, उसको कैसे देखती हैं आप? जी, वो भी एक बड़ी जो है स्ट्रॉन्ग जर्नी है मेरी। असल में हमें भी तब पता चला जब हमारे बच्चे हमें इस तरह के मिले, फिर हमें अवेयरनेस हुई, और फिर हमने उसके बारे में पढ़ा, हमने सीखा, हमने समझा, तो हमें अवेयरनेस हुई। और फैमिली में भी ये चीज थी कि जब तक हम उनको अवेयरनेस नहीं देंगे, हम ये उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारा साथ दें। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल में जो है मेरे जेठ और मेरी सास ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे पूरा फ्री हैंड दिया। उन्होंने कहा आप पढ़ो, आप इसके बारे में सीखो, आप इसको लेके जाओ, आप हमें भी समझाओ। अब सबको लेके जाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने ये प्लान किया कि क्यों ना घर में कुछ वर्कशॉप्स वगैरह मैं कंडक्ट कर पाऊँ, जिसमें प्रोफेशनल्स भी आए, मदर्स भी आए एक्सपीरियंस्ड, और वो अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें। उसका ये फायदा हो कि घर का माहौल मैंने चेंज होते हुए देखा। हर बंदे ने अपना रोल लिया, और हर बंदे को पता चला कि इस तरह के बच्चों को किस तरह से डील किया जाता है, स्पेशल नीड के साथ हैं तो किस तरह से इनको हम जो है इनके बिहेवियर पे काम करेंगे, और किस तरह से काफी लर्निंग हुई, और मैंने घर की इन्वायरमेंट चेंज होते हुए भी देखी। अच्छा, घर की इन्वायरमेंट को चेंज होते हुए देखा। फैमिली से अगर हम थोड़ा और बात करें कि सिबलिंग्स जो हैं और नेबर्स जो हैं, उनका रोल टुवर्ड्स पेरेंट्स और ऐसे बच्चों के साथ जे जो चैलेंज्ड हैं या एबल्ड हैं, तो उनका रोल कैसे देखती हैं आप, सिबलिंग्स का एंड नेबर्स का? ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है एक्चुअली। ये होता है कि जब कोई बच्चा डायग्नोज होता है ना, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव हो चुके होते हैं। जब वो रिजेक्शन के फेज में होते हैं तो वो तो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं, वो कहता है नानकों से आया, वो कहता है दादकों से आया। पहले तो ये चीज पे बहस होती है, फिर उस चीज को एक्सेप्ट करके फिर ये होता है कि मदर करे सारा, फादर नहीं करे फिर उस चीज में। तो पेरेंट्स जितनी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं तो वो बच्चे में प्रोग्रेस होती है। सेकेंडली, फैमिली इन्वायरमेंट का भी मैंने आपको बताया बहुत इनपुट है, आपकी आपकी सास का, आपके ससुर का, आपके जेठ का। अगर आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हो, तो कजन्स के साथ रह रहे हो, और अगर एडीएचडी बच्चा है, मतलब वो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर का बच्चा होगा, तो हर बंदे ने उसके साथ किस तरह से इन्वॉल्वमेंट करनी है। तब मेरे घर तो जो आता था वो कहते थे एडीएचडी बच्चा और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में इतना वेल मैनर्ड और इतना सेटल बच्चा हमने फर्स्ट टाइम देखा है, क्योंकि हर तरफ डिस्ट्रैक्शन, शोर शराबा, ये वो सब कुछ। तो सिबलिंग्स का भी बहुत अच्छा इसके साथ रोल रहा उनका। उनके साथ पे इन बच्चों को खुद ज्वाइन करवाना पड़ता है, लेकर जाना पड़ता है इन बच्चों को। रीइंफोर्समेंट सिर्फ हम अपने बच्चों को नहीं देते, इन बच्चों को भी देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे बच्चों में जो है वो ज्यादा इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक डॉट भी है तो हमने इनको सिखाना है। सेकेंडली, ये बात के पेरेंट्स जो कि सेंसिटिव हो चुके होते हैं, उनका मोराल जो है वो डाउन हो रहा होता है, तो उनको जो है ना बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। वहां पे तीन बोल प्यार के अगर कोई बोल दे उनके साथ, तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो फैमिली के अंदर भी ये चीज होती है, और फैमिली के बाहर लाइक हमारे नेबर्स हैं, उनको भी अवेयरनेस नहीं है, तो हमारे ये काम बनता है कि हम उनसे प्यार बनाकर उनको बताएं कि इस प्रॉब्लम को ये कहते हैं, अगर हमारा बच्चा आपके पास आता है तो आपने इस तरह से डील करना है। मतलब हम अपने रास्ते जो है वो इस्तबार करते जाएं, बजाय कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि जी वो हमारे बच्चे के साथ ऐसे बोल रहा है, वो वैसे। उनको नहीं पता, अवेयरनेस ही नहीं। तो ये बहुत गहरा रोल है नेबर्स का भी और पेरेंट्स का भी, क्योंकि टीन एज के बाद जो स्टेज आती है बच्चों की, उसमें हमारी पहली कोशिश ये होती है कि बच्चा सोशलाइज हो, वो मिले, वो खेले, वो बाहर के बच्चों के साथ भी खेले, वो गली में जाए, वो क्रिकेट भी खेले। तो वो कब होगा, जब हम अवेयरनेस देकर आए। तो मेरा भी यही रोल होता है कि मैंने जहां उसको लेके जाना हो, पहले मैं जाके वहां पे सारा समझा के उनको, चाहे वो शॉप पे भी जाना हो उसने समझा के, और फिर मैं अपने बेटे को लेके जाती हूँ कि ये आएगा,
आपने इस तरह से इससे डील करना है। राइट। अच्छा, फैमिली स्ट्रक्चर की बात हुई तो क्या आप समझती हैं कि जॉइंट फैमिली या इंडिपेंडेंट फैमिली हो तो कौन सी ज्यादा बेहतर रहती है? क्या ऐसा भी कुछ आप कह सकती हैं? सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन गेट नहीं कर सकी। मतलब आपने जॉइंट फैमिली की बात की कि आप जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, तो क्या आप समझती हैं कि जॉइंट फैमिली ऐसे चैलेंज बच्चों के लिए चैलेंज्ड हो जाती है ज्यादा, या ज्यादा फायदेमंद होती है, या इंडिपेंडेंट जो रह रहे हो वो ज्यादा बेनिफिशियल हो मेरे सकता है? ख्याल से तो मेरे ख्याल से तो मैंने ये दोनों ही फेस देखे हैं। अभी मैं सेपरेट हुई हूँ कुछ अर्सा पहले, लेकिन जो चेंज समझे कि इन बच्चों ने कहाँ से लर्निंग करनी है हमें नहीं पता। इन बच्चों ने जब सीखना है तो इन्होंने सीखना है, इन्होंने अलग रह के भी सीख लेना है, इन्होंने ज्वाइंट फैमिली के बीच में भी सीखना है। लेकिन डिपेंड्स ऑन कि क्या बच्चे का डिसेबिलिटी लेवल क्या है, एएसडी है, एडीएचडी। एडीएचडी बच्चा जो है वो टोटली डिफरेंट होता है। अगर सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे हैं तो वो किसी भी माहौल में रह सकते हैं, वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो इस हिसाब से जो है हर तरह की एनवायरनमेंट और हर तरह का एक्सप्लोर इन बच्चों को देना जरूरी है। अब उन बच्चों की लर्निंग बहुत बेहतर हो रही है यानी कि हम नहीं कह सकते, और कहाँ से वो लर्न कर रहे हैं ज्यादा वो भी हमें आइडिया नहीं, बट ये है कि वो बहुत अच्छा रोल होता है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का। राइट। अच्छा, थोड़ा आगे चलते हैं। हमें ये बताइए कि जब इसकी थेरेपीज और स्कूलिंग या एकेडमिक्स का आपने सोचा, और तो आपको ऐसा सेंटर सेटअप स्कूल आराम से मिल गया, या उसमें भी काफी मुश्किलात पेश आई आप? नहीं, मुझे काफी मुश्किलात पेश आई, और थेरेपीज तो मुझे मिल गई, लेकिन स्कूल का एकेडमिक्स का मुझे बहुत इशू हुआ, क्योंकि मैंने उसको 2-3 स्कूल्स में मैं लेकर गई। और बात यही थी कि ये जो एडीएचडी का मेन फीचर यही होता है, और एएसडी का, कि ये बच्चे जो हैं पर्सन टू पर्सन फिक्सेशन कर लेते हैं, प्लेस टू प्लेस इनकी फिक्सेशन होती है। उजैफा का बिहेवियर घर में टोटली चेंज था विद हिज थेरेपिस्ट, और स्कूल में वो टोटली चेंज था। तो स्कूल वाले तो उसको समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो क्या चीज है, रेस्टलेस है, भागता है, ये करता है, और घर में वो एकेडमिक्स उसकी बहुत अच्छी कमाल की थी। रीडिंग उस मतलब के 3 ईयर में वो हर लेवल की बुक रीड कर लेता था, उसकी रीडिंग स्किल्स इतनी अच्छी थी। तो ये कि ये बच्चों की जो फिक्सेशन वाला पीरियड होता है ये बड़ा स्ट्रेंज होता है। स्कूल में वो एक स्कूल में नहीं चल पाया ठीक तरह से, स्कूल चेंज किया, फिर दूसरे स्कूल में भी ये प्रॉब्लम आई, तो स्कूल की तरफ से थोड़ा सा रहा है मसला। अच्छा, जब आप स्कूल में गई तो क्या आपको ऐसा फेस करना पड़ा कि जो डायग्नोसिस इसका हो चुका था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, या दोबारा से डायग्नोसिस कराने की जरूरत पेश आई? ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ आपको? नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। एक स्कूल था जो जिनका ये था कि जी आप हमारे ही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से जो है वो असेसमेंट करवाएं तो फिर हम एक्सेप्ट करेंगे। हम्म। कुछ स्कूल की अपनी वो होती हैं तो। राइट। हर स्कूल की अपनी एक जी। है, कैसे वो करते हैं। अच्छा, जब आपने स्कूल्स वगैरह के साथ आपका एक्सपीरियंस हुआ तो क्या आपके साथ जो उसके इंडिविजुअल गोल्स हैं और उसका एजुकेशन प्लान है, इस किस्म की चीजें आपसे अच्छी तरह डिस्कस की गई और समझाई गई, बताई गई? इस बारे में आपका एक्सपीरियंस था? एक्चुअली उस टाइम आईईपी प्लान के बारे में पेरेंट्स को ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती थी। तो ये था कि स्कूल वाले खुद गोल्स बना के पेरेंट्स को जस्ट बुला लेते थे कि साइन करें। तो उन दिनों में मैंने काफी स्टडी कर रखी थी, तो मेरा इसी बात पे क्लैश हुआ था कि आईपी प्लान गोल्स बनाते वक्त पूरी टीम और पेरेंट्स मौजूद होते हैं। तो मैं नहीं थी, आपने कैसे बनाए? और मैंने फिर वो पेंसिल से जो है वो 5-6 पॉइंट्स बनाए, और मैंने कहा आप फाइनल आप करेंगे तो मैं साइन करूंगी, और मैं उठकर आ गई थी। तो उसके बाद काफी पेरेंट्स ने मुझे देखा, और फिर मैंने उनको भी बोला कि आईपी प्लान वो गोल्स होते हैं जो पेरेंट्स और टीचर मिलकर बनाते हैं, पूरी टीम की तरफ से होता है। बेसिक पर्पस ही बच्चे के गोल्स होते हैं। तो वहां मेरा थोड़ा सा रहा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अब शेयर करते हैं सारे थेरेपिस्ट भी और टीचर्स भी। राइट। एज अ पेरेंट हम एक और चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा रिगार्डिंग सेशन की ऑब्जर्वेशन से मुतल्लिक? मुख्तलिफ सेंटर्स की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, तो क्या आप एज अ पेरेंट सेटिस्फाइड थी रिगार्डिंग जो सेशन की ऑब्जर्वेशन की आपकी? हमने देखा है अक्सर पेरेंट्स की डिमांड होती है, तो उसके बाद हम्म। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? जी जरूर। असल में कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे सेशन बिल्कुल भी असेस नहीं करवाया जाता, जस्ट 5 मिनट का फीडबैक दिया, और मैं इसी चीज से सेटिस्फाई नहीं थी।
मुझे ये था कि अगर 24 आवर्स बच्चे ने पेरेंट के पास रहना, तो पेरेंट को एटलीस्ट पता हो कि हाउ टू डील। बट ये होता है कि आप सेशन 25 मिनट का है, तो लास्ट 5 मिनट में पेरेंट को बुला के और बता दिया जाता है कि वी डिड दिस और आपने क्या करना है। तो वो चीज मुझे थोड़ी सी इरिटेट हमेशा से करती रही। फिर उसके बाद मैंने ये प्लान किया कि मैं होम बेस्ड जो है वो थेरेपिस्ट की करवाऊं, ताकि मुझे एटलीस्ट आइडिया हो कि काम किस तरह से हो रहा है। तो जस्ट मैंने स्पीच थेरेपी उसकी बाहर से ली, बाकी सारी थेरेपीज उसकी मैंने घर में ही ऑर्गेनाइज करवा ली। राइट। अच्छा, एक और चीज इसी से रिलेटेड है कि आप समझती हैं कि पेरेंट्स की जो गाइडेंस है, ट्रेनिंग है, अ, वो थेरेपिस्ट या वो सेंटर, स्कूल्स अच्छे तरीके से अदा करें ये जिम्मेदारी कि पेरेंट्स को अच्छी तरह गाइड करना, ट्रेन करना, क्योंकि जैसे आपने जी जी, एग्जैक्टली, मोस्ट ऑफ द बिल्कुल टाइम ऐसा। तो जी जी, जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स ने 24 आवर्स बच्चे को देखना है, और उसको हर चीज की महारत होनी चाहिए। उसको पता हो कि बिहेवियर अगर कोई आ गया है तो किस तरह से डील करना है, स्पीच के गोल्स पे कैसे काम कर रहे हैं, ओटी से कैसे रिलेटेड काम कर रहे हैं, कुछ भी किसी भी थेरेपी से रिलेटेड एटलीस्ट उसको थोड़ा थोड़ा सा तो गाइडलाइन उसको मिलनी चाहिए। और अगर उसको नहीं पता होगा तो फिर उसकी लाइफ का यही मकसद नहीं होगा कि जस्ट पिक एंड ड्रॉप, बच्चा दिया अंदर बाहर बैठा 25 मिनट वेट किया, लिया, अच्छा ठीक है ये हो गया और घर ले गया। घर में फिर उस बच्चे ने जाके काम क्या करना है? तो ये बेसिकली एक ट्राइंगल है, पेरेंट, टीचर और स्टूडेंट का। अगर ये टीम वर्किंग में काम हो तो बच्चे में रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब आप सेटिस्फाई थी या बहुत एक्सीलेंट तजुर्बा रहा ये वाला कि वो पेरेंट्स को गाइडेंस और ट्रेनिंग का जो पोर्शन है, वो आप क्या समझती हैं कि हमारे सेंटर्स या जिन जिन से आपका वास्ता रहा मेरा ये कैसा? मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि पेरेंट्स को गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, और सेंटर्स को चाहिए कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कुछ इस तरह के काउंसलिंग प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत पे कर रहे होते हैं, ये थेरेपिस्ट बहुत कॉस्टली होती हैं। तो फिर जब सुनते हैं कि जी काउंसलिंग सेशंस के भी इतने ज़्यादा पैसे हैं, तो वो नहीं अवेल कर सकते उसको। तो मेरे ख्याल से तो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, चाहे वो 10 दिन बाद हो जाए, लेकिन ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, आपने कॉस्ट की बात की तो आप समझती हैं कि जो ये सेंटर्स हैं और थेरेपिस्ट हैं, इनके चार्ज बहुत ज़्यादा है? अब ये भी देखें कि उनके अपने सेंटर की बिल्डिंग, स्टाफ, इक्विपमेंट, मटेरियल, ये चीज़ें, लेकिन आपका तो डायरेक्टली वास्ता पड़ता रहा है इतने अरसे से, तो आप हम्म। क्या समझती हैं कि ये फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है काफ़ी या ठीक है? नहीं, मुझे लगता है कि जब लेबलाइज हो जाता है बच्चा स्पेशल नीड के साथ, तो वो उसमें हर चीज स्पेशल ही हो जाती है। फिर वो फीस के जो रेट है वो भी स्पेशल हो जाते हैं। तो उसमें जो ये है कि जो बिल्कुल गरीब लोग हैं वो बेचारे जो है उनके लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है, और वो फिर बहुत सेंटर्स ढूंढते हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो या कुछ सस्ती अमाउंट में उनका वो हो। लेकिन ये बात सच है, हकीकत है कि कॉस्ट बहुत आती होगी इन लोगों को, लेकिन थेरेपीज के चार्जेस भी बहुत ज्यादा होते हैं जो आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सक रहा होता। तो बहुत कम सेंटर्स हैं जहाँ पे कम फीस में जो है वो सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो बाकी अच्छा, जो फीस स्ट्रक्चर ऑब्वियसली बहुत से लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्या आप समझती हैं कि जो थेरेपिस्ट हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, ये अ, अगर कोऑपरेशन की बात की जाए इनसे, पेरेंट्स से और बच्चों से, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि आपको जो थेरेपिस्ट और जो प्रोफेशनल मिले, क्या वो कॉपरेट अच्छे तरह से कॉपरेट करते थे? आप किस तरह रेट करती हैं उनको? जी, असल में मेरे पास तो बहुत पुरानी टीम है। व्हेन हुज़ैफा वाज 2.5 तब से डायग्नोज हुआ, तब से जो है मैंने टीचर्स हायर करना स्टार्ट किया, और अब माशाल्लाह वो 13 इयर्स का हो रहा है। तो काफी पुराना साथ है, और मैंने टीचर्स को कंबाइन करके मिक्स्ड रेजोल्यूशन क्लिनिक भी बनाया। सेम अपने बेटे के ही टीचर्स मैंने वहाँ प्रोवाइड किए। मकसद यही था, लेकिन टीचर्स ने कोऑपरेट भी किया, बट डिपेंड्स ऑन नेचर। कुछ टीचर्स नहीं भी चल सके साथ, क्योंकि बजट आउट हो रहा है, और ये वो जैसे आजकल फ्यूल का काफी इशू चल रहा है, तो ये चीजें रही हैं। लेकिन टीचर्स कोऑपरेट भी करते हैं, और टीचर नहीं भी कर सकते कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से। ये हम्म। चीज है। अच्छा, ये बताइए कि ड्यूरिंग ये सारे प्रोसेस के, इस जर्नी के, आपको कभी ऐसा भी महसूस हुआ कि आप कुछ सर्विसेज चाहती थी लेकिन उन सेंटर्स जिनसे आप
का वास्ता रहा? कुछ ऐसी सर्विस जो कि आप चाहती थी लेकिन वो वहां पे अवेलेबल नहीं होती थी, नहीं थी, जी ऐसा भी जी एक्सपीरियंस हुआ जी, आपको? साथ हुआ। तो स्टार्टिंग में जब मैंने अपने बेटे को डाला तो मुझे 1 साल तो समझ नहीं लग रही थी कि क्या चीज है, और मैं पूछती रहती थी कि क्या है। लाइक एक प्रॉब्लम होती है ओटी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उसमें बच्चे की जो है ना फाइन मोटर स्किल्स जो है वो एरिया वीक होता है। अब उस बच्चे की स्पून होल्डिंग सही नहीं है, पेंसिल ग्रिप ठीक नहीं है, वो बिस्किट को यहाँ पे रखकर ऐसे खा रहा होता था। तो अवेयरनेस ना होने की वजह से मैं अक्सर थेरेपिस्ट से पूछती थी कि ये बिस्किट को ऐसे क्यों खाता है, ये इसको इस तरह पकड़ना क्यों नहीं आता, इसको क्या कहते हैं। तो मुझे नहीं पता चल सका। फिर स्पेशली मैं कराची गई, कराची में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मैम सारा आलम, उनके साथ मैंने जाके बातचीत की और मैंने उनको कहा मुझे सिखाएं, मुझे सीखने का शौक है, एज अ स्टूडेंट आप मुझे ले लें। तो वो मेरे बच्चे का सेशन भी करती थी, मुझे पूरा सेशन भी असेस करवाती थी, और मैं अपनी डायरी लेकर बैठ जाती थी। तो उन्होंने मुझे बताया ओटी, उससे पहले तो ओटी हमने ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही पढ़ा था ओटी। तो ये चीज थी। लेकिन बहुत माशाल्लाह मेरी लर्निंग, जो असल लर्निंग मेरी हुई है वो कराची से हुई है। कराची से मैंने बहुत सीखा, और वहाँ के सारे थेरेपिस्ट माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव थे, और उन्होंने मुझे काफी गाइड किया। अच्छा, तो क्या आपका ये बहुत सारे सेशंस आपने जो टीचर्स कह लें, थेरेपिस्ट कह लें, वो हायर किए, सेंटर्स पे भी गई, थेरेपीज भी करवाई, तो क्या आपका एक्सपीरियंस ऑनलाइन थेरेपीज के साथ अगर हुआ तो जी उसके जी, बारे में एग्जैक्टली आपका मैं क्या इन एक्सपीरियंस? टच रही। मैं इन टच रही स्पीच थेरेपी से रिलेटेड, क्योंकि मेरे बच्चे का जो है एक्सप्रेसिव बिहेवियर का काफी वो आ रहा था, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज नहीं थी उसकी, प्रैग्मेटिक उसकी सही नहीं थी। तो उससे रिलेटेड पाकिस्तान में मुझे इतना कोई काम नहीं मिल सका। लाइक ये बच्चे अब टीन एज में जा रहे हैं, नो डाउट इनिशियल स्टेज पे बहुत अच्छा काम है, बट आफ्टर 10 12 13 ईयर्स जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो आजकल मैं ऑनलाइन क्लासेस ही ले रही अच्छा, अभी ले रही हैं आप? हूँ जी। बिसाइड दिस मैंने एमफिल किया हुआ है, एमए स्पेशल एजुकेशन किया था उससे पहले। अब पीएचडी का भी प्लान है, इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इसको। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, ये चीज बताइए कि ये सारे सेंटर्स और इस सारे अरसे में क्या आपका कभी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से भी वास्ता पड़ा, और अगर पड़ा जी, तो वो कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? असल में जब मैं एमए स्पेशल एजुकेशन कर रही थी, तो वहाँ पे 40 डेज जो है वो लेसन प्लानिंग आपने जाके डिलीवर करना होता है। तो गवर्नमेंट स्कूल में ही मुझे उन्होंने ट्रांसफर किया था। तो वहाँ पे फिर मेरा एक्सपीरियंस हुआ, और मैंने एक टोटली डिफरेंट इन्वायरमेंट देखी। लाइक पहले हम प्राइवेट इन्वायरमेंट में रहे, अपने बच्चों के साथ भी वो सारा कुछ देखा, लेकिन जब उन बच्चों को देखा तो वो टोटली डिफरेंट इन्वायरमेंट थी। तो वो मुझे बहुत जो है वो फील हुई, चेंज है। लेकिन आप कैसे रेट करती हैं प्राइवेट सेंटर्स को, प्राइवेट सेटअप्स को और गवर्नमेंट सेटअप्स को? किन चीजों की कमी या अच्छाई नजर आती है आपको? असल में गवर्नमेंट लेवल के जो सेटअप्स हैं वहाँ पे इतनी प्रोटोकॉल नहीं दी जाती, फंडिंग का कुछ इश्यू होता है। और प्राइवेट में ये है कि बहुत ज्यादा जो है फी चार्जेस ज्यादा होने की वजह से प्रोटोकॉल भी एक्स्ट्रा है, एनवायरनमेंट अच्छी है, एसी एयर कंडीशन और सब कुछ टिप टॉप, 101 सेशंस के साथ बच्चे की नीड पे काम किया जा रहा होता है। प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, तो वो बड़ा कुछ काम हो रहा होता है। जबकि गवर्नमेंट के स्कूल्स में ये कि एक ही क्लासरूम में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे भी बैठे हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट वाले भी बैठे हुए हैं, एडीएसडी भी बैठे हुए हैं, डेफ भी बैठे हुए हैं। अब टीचर चंक वाइज सबको काम दे रहा है, टीचर क्लासरूम में एक है। तो वो कहें कि अगर स्पेशल का वर्ड आता है तो उसका मतलब है बच्चे को स्पेशल केयर, स्पेशल लव, स्पेशल एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत होती है। तो वो टीचर फिर उस तरह का टाइम डिवाइड करके उन सारे बच्चों को नहीं दे सकता। बेसिक ये है, बच्चों की लर्निंग होती है लेकिन वैसे नहीं हो पा रही होती जिस तरह होनी चाहिए। हम्म, राइट। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हमने हुज़ैफा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। हम उसका लिंक भी नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वो भी देख सकते हैं। और स्ट्रेंथ्स, म्यूजिक और कुरान रेसिटेशन और क्रिकेट और सारी चीज़ें हमने कवर की थी। जस्ट मैंने कहा कि बता दूं कि वो उसका लिंक भी हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अच्छा, एक चीज बताइए कि इस सारे अरसे में किसी टाइम पे कुछ ऐसी ड्रामेटिक चेंज उसमें आपने महसूस की हो? अगर वो क्या थी, और आप क्या समझती हैं, हम्म, कैसे कुछ ऐसा जी एक्सपीरियंस हुआ आपको? एग्जैक्टली।
जैसे ही उसने एंट्री की 13 एज में, 13 एज मींस पुबर्टी एज, और वो एकदम हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बच्चा जो है वो बैलेंस नहीं कर पाता अपने इमोशंस में, गुस्सा आ रहा है तो एक्सट्रीम आ रहा है, क्राइम बिहेवियर है तो बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, और किसी के साथ टची हो रहा है तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वो खुद भी परेशान हो गया इस उसको फेस को लेकर, और मैं भी परेशान हो गई कि मैंने किस तरह से फेस करना है। एज ए टोल्ड यू बिफोर दैट के टीन एज बच्चों के लिए पाकिस्तान में अभी भी काम की बहुत कमी है। ठीक है, तो इन बच्चों का ये जो ट्रिगर आउट होता है, एकदम इमोशनल, एकदम उजागर होते हैं, इसको किस तरह से काम डाउन करना है, बैलेंस करना है, किस तरह से इन्होंने एक्सेप्ट करनी है अपनी चॉइस को भी और दूसरों की, क्योंकि ये बॉसी नेचर में चले जाते हैं, हर वक्त अपनी अपनी बात करनी, हमें सुनो, हमारी बात, हम ही है सब कुछ। तो अगले बंदे को, अब रिलेशनशिप की पहली की यही होती है कि आप दूसरे को भी सुनते हो, दूसरे को भी अंडरस्टैंड करते हो, उसकी चॉइस की भी रिस्पेक्ट करते हो। तो ये सारी चीजें मिसिंग होती हैं इन बच्चों की, तो उस पे जो है वो काम करना बहुत जरूरी है। राइट। तो ये चेंज अच्छा, किया है मैंने। कभी आपने हमने ये भी सुनने में आता है कुरानिक थेरेपीज भी लोग दे रहे होते हैं और उसके भी एक्सपीरियंसेस डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर हो रहे होते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया, और अगर किया? जी जी, मैंने इसकी रूटीन बनाई हुई थी कि जब इसने स्कूल जाना होता था तो इसने सूरह रहमान सुनते हुए जाना, और इसको सूरतुर रहमान जो है वो याद भी हो गई जमानी, और बहुत काम डाउन मैंने इसको फील किया उसके साथ। इसके अलावा जब इसकी स्पीच नहीं थी तो मुझे एक कारी साहब ने बताया कि काला इन्नी अब्दुल्ला पढ़े आप, और इसके मुंह में फूंक मार दिया करें, तो फिर मैं वो भी करती थी। फिर जब इसकी स्पीच है तो मैंने इसको कहा कि आपने खुद से पढ़ना है, तो एकदम ही अल्हम्दुलिल्लाह रवानी, अल्लाह मियाँ के कलाम में वाकई बहुत बरकत है। राइट। अच्छा, शुरू में जिक्र हुआ था कि हस्बैंड को या बच्चे के वालिद को भी काफी एक्टिव होना चाहिए, या तो हम उस एफर्ट के बारे में अगर पूछें तो के हस्बैंड और उनके वालिद साहब, उनका कैसा रोल रहा, और क्या समझती हैं आप इस सारे अरसे में? वो एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट तो बहुत की, लेकिन ये था कि टाइम कम होने की वजह से जस्ट सैटरडे संडे उनके पास होता था, और उसमें मैं उनको पहले बैठ के सारा गाइड करती थी कि आपने इस तरह से करना है। सम टाइम वो बहुत अच्छा भी हो जाते हैं, सम टाइम उनका भी होता है कि एक छुट्टी होती है तो क्या यार ये अब फिर मुझे टीचर बनाओगे और ये वो। तो ये जो है वो चेक एंड अप एंड डाउन चलता ही रहता है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने बाबा के साथ बहुत अटैच है और सोता उन्हीं के पास ही। राइट। अच्छा, थोड़ा और आगे चलते हैं। हम ये पूछना चाहेंगे कि आप का इतना अरसे से ये जर्नी चल रही है, तो आप क्या समझती हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे जो फैसिलिटीज और इन बच्चों के लिए कुछ अवेलेबल हैं और कुछ होनी चाहिए नहीं है, उसको आप कैसे शेयर करती हैं उन एक्सपीरियंसेस? जी मैं बिल्कुल चाहूंगी। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या पेरेंट्स से सुनती हूँ कि जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, टीन एज की तरफ जाते हैं, तो वो शिफ्ट हो जाते हैं अब्रोड, कोई लंदन जा रहा है, कोई कहाँ शिफ्ट हो रहा है, कोई कहाँ शिफ्ट हो रहा है। रीजन क्या है? मेडिकल फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जाती हैं, एजुकेशनल प्रोवाइड की जाती है, सिबलिंग के लिए हाफ हो जाता है, ये वो उसकी सारी फैसिलिटीज अगर हमारे पाकिस्तान में हो तो कोई क्यों छोड़ के जाए अपने मुल्क को। और वहां पे पेरेंट्स के काफी हैट्रिक जो है वो रूटीन हो जाती है, मतलब कि उन्होंने अपने बच्चों को भी देखना, घर को भी, जॉब भी करनी। दो बंदे जब तक कमाए नहीं वो हैंडल नहीं कर सकते ये सारी चीजें। तो बात ये है कि पाकिस्तानी लेवल में अगर हम बात करें तो इस तरह की सपोर्ट होनी चाहिए इन बच्चों को। इनकी मेडिकल फ्री ना भी हो तो एटलीस्ट कम तो हो, इनकी इनकी मेडिसिन में इनको डिस्काउंट हो, इनको अगर ये ट्रैवल करते हैं तो उसमें इनको डिस्काउंट हो, इनके जो प्ले एरिया है जहाँ पे ये खेलने के लिए जाते हैं वहां पे इनको फ्री ऑफ कॉस्ट हो, इनकी राइड्स इनको फ्री होनी चाहिए, इनको लाइंस में ना लगना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी वो स्पेशल उनका वेटिंग कॉन्सेप्ट तो उनमें है ही नहीं। और वो स्पेशल नीड बच्चे होने के बावजूद मरी अयूबी हम जहाँ पे भी जाए वो बेचारे लाइनों में लगे हुए होते हैं इतनी इतनी देर, और उनका टेम्पर और हाई हो चुका होता है, बिहेवियर इश्यूज। और अब पेरेंट के लिए आउटसाइड लेके बच्चों को जाना और फिर उसके बिहेवियर पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो तो ऑलरेडी उसको रिलैक्स करने के लिए जा रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट लेवल पे इन चीजों पे अगर हम फोकस करें तो हमारे बच्चे बहुत जल्दी इम्प्रूव हो सकते हैं। राइट। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो शायद हमसे रह गया वो ये था कि जी सर। आपको आवाज आ रही है मेरी?
जी सर। अच्छा, वो बुलिंग का जो इशू है कि बच्चों के साथ हमें काफी देखना पड़ता है, तो आप अपना एक्सपीरियंस इस सिलसिले में भी शेयर कीजिए और ये भी बताइए कि क्या आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक ये बुलिंग ज्यादा हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या कम हुई? अवेयरनेस जितनी बढ़ती जाएगी ये बुलिंग उतनी खत्म होती जाएगी, लेकिन ये चीज है अभी भी हमारी सोसाइटी में, क्योंकि अवेयरनेस बहुत कम है। और स्पेशली ये जो छोटे इलाके हैं यहाँ पे तो बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है। लाइक आज भी मैं एक स्कूल में गई और मैंने वहां से 5-6 बच्चे निकाले जो डिसेबिलिटी के साथ थे, और उनके पेरेंट्स को आइडिया भी नहीं था, जबकि टीचर कहते थे कि इनके साथ ये इश्यूज है। अब बुलिंग का ये सीन है कि अभी ऑटिज्म वर्ल्ड ऑटिज्म डे के मौके पे भी हम सारी मदर्स ने इसी को हॉट टॉपिक बना के इसी पे बात की है कि जो हमारे नॉर्मल बच्चे होते हैं, हमें चाहिए हम उनकी काउंसलिंग भी करें, उनको बताएं कि ये भी हमारा सोसाइटी का रोल है, हमारे सोसाइटी का मेन कैरेक्टर है। हमें जब ये मिले तो हमने इनसे स्माइल से बात करनी है, प्यार से बात करनी है, एक्सेप्ट करना है। इनको हमने रिजेक्ट नहीं करना, इनको हमने डांटना नहीं है, क्योंकि ये भी इंसान है, हमारी तरह फीलिंग्स रखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। टीन एज बच्चा अच्छा खासा सेंसिबल हो चुका होता है, और अगर वो गार्डन में जाए, बाकी बच्चे खेल रहे हैं और वो उनको कह रहा है कि उसने भी खेलना, और उसको दुत्कारा जा रहा है, उसको डांटा जा रहा है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वो किस तरह से कोप अप कर पाएगा? उसको उसका भी सोशलाइज, उसका भी प्राइस उतना ही है, उसका उसकी भी राइट्स उतने ही है जितने एक आम शहरी के हैं। तो इस चीज पे भी वर्किंग होने वाली है। बुलिंग अब बहुत ज्यादा पाकिस्तान में इस वजह से भी फेस करनी पड़ती है, और मदर्स ऑलरेडी सेंसिटिव होती हैं, और वो शेडो नहीं बन सकती। बेसिक थीम ये है कि मदर हर वक्त शेडो नहीं बन सकती, आज मदर है कल वो नहीं भी रही। इन बच्चों ने सोसाइटी में निकल के किस तरह से फेस करना है जब तक इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा? हम्म, जी। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज बताइए कि हमारे सिस्टम में आपको क्या लगता है, आपको सबसे ज्यादा हर्डल क्या महसूस हुई, या हम अगर इसको दूसरी तरह से लें तो पाकिस्तान में इस फील्ड की बेहतरी के लिए हमें किन चीजों पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? जी, मुझे लगता है कि स्पेशल नीड बच्चों के जो चाइल्ड राइट्स होते हैं, एक्ट ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन ये हाईलाइट किए जाएं सोशल मीडिया पे। स्कूल वालों को भी अवेयरनेस हो कि अगर हमने कोई रूल ब्रेक किया तो हमें क्या पनिशमेंट मिल सकती है। सोसाइटी में भी सबको पता हो, नेबर्स में पता हो, गार्डन में पता हो कि इतना फाइन है, इतनी हमें पनिशमेंट मिल सकती है अगर इन बच्चों के साथ हमने कुछ गलत किया तो ये थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है बस। बाकी ये बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करने में आम बच्चों से आगे होते हैं। बस इनको एक एक पुश चाहिए होता है, पॉजिटिव पुश चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, केयर चाहिए। राइट। अच्छा, हम इंटरव्यू खत्म करने से पहले एक चीज हमने व्यूवर्स को ये तो बताई कि हमने हुज़ैफा पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वो उसका लिंक भी हम शेयर कर देंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हुज़ैफा के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और उसकी अचीवमेंट्स कह लें, जरूर हाईलाइट करें। उसके बाद हम इंटरव्यू को एंड करेंगे। जी। उज़ैफा माशाल्लाह उसको रीडिंग का शौक था, और मैंने रीइंफोर्समेंट में उसकी बुक्स ज्यादा यूज की, और उसकी रीडिंग स्किल्स मैंने जो है वो एनहेंस की, जिसकी वजह से वो 4 ईयर में मास्टर लेवल्स की बुक्स भी वो रीड आउट करना शुरू की। न्यूज़पेपर बचाकर वो बीच में बैठ कर वो बड़े बड़े कैपिटल वर्ड्स जो है वो पढ़ने की कोशिश करता था। उस चीज को मैंने एक्सप्लोर दिया, वो और मजीद आगे जो है वो निखरता गया। फिर उसके बाद कुरान मजीद की तरफ उसका इंटरेस्ट हुआ, उसने अजान देना शुरू की, तो फिर उसमें मैं उसको आगे तलावत की तरफ और लिख के आयत पढ़ाना और ये वो सारी चीजें उसको एक्सप्लोर दिया, और वो माशाल्लाह अब 17वें सिपारे पे है। उसकी तरफ फिर माशाल्लाह। स्विमिंग की तरफ उसने इंटरेस्ट दिया। अब जो पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चों को किसी चीज का शौक नहीं है, तो वो गलत कहते हैं। शौक आपको बच्चे के अंदर से खुद निकालना है, और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है, वो बच्चा जो है वो फिर खुल के आपके सामने आएगा, और वो बहुत अच्छा काम करता है। स्विमिंग सीखी उसने, हॉर्स राइडिंग सीखी, फिर कंप्यूटर का शौक होता, आईसीटी की तरफ मैं उसको लेके गई वहां का। और आजकल माशाल्लाह जो है वो कुकिंग का शौक आया हुआ है, क्योंकि रमजान शरीफ है और कुकिंग के प्रोग्राम्स लग रहे हैं, तो अब हम शेफ उज़ैफा बने हुए हैं और फिर उसके कैरेक्टर में रहते हैं। जबरदस्त, जबरदस्त। ये लास्ट वाला जरूर लोगों के लिए, बल्कि पूरी जर्नी ही आपकी और उज़ैफा की अचीवमेंट भी उन पेरेंट्स के लिए जो इस फेज से गुजर रहे हैं उनके लिए जरूर मोटिवेशनल होगी। सो इसी के साथ हम ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू।
मिस तैयबा वकास, मैं दोबारा आपका थैंक यू सो मच सर, चाहूंगा कि थैंक यू सो आपने मच। टाइम और निकाला। बहुत कामयाब करें, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पेरेंट्स के लिए। मैं जानती हूँ क्योंकि मैं जब कराची शिफ्ट हुई थी तो मुझे पहले यही था कि मैंने करना है क्या। तो अब जो पेरेंट्स हैं उनको एटलीस्ट ये तो पता है कि अगर वो कहीं पे जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उनके पास पूरा एक प्लान होता है जो आपकी वजह से उनको जो है वो काफी हेल्पफुल होगी। राइट, बहुत शुक्रिया जी आपके काइंड वर्ड्स का। तो इसी के साथ हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين. Woo! Run, run! Okay, stop. Okay, it's a large building that has liquid water or Earth's atmosphere. It's close next to the sun helps keep warm enough for life. Earth is the only planet in the solar system.